दोस्तों, लगातार आने वाली बहुत सारी रिपोर्ट्स से अब ये बात तो लगभग क्लियर हो ही चुकी है कि इसराइल एक बार फिर से ईरान के ऊपर अटैक करने का मन बना चुका है। अब ये अटैक कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पर होगा, किस लेवल का होगा, ये तो हमको नहीं पता है। लेकिन ये बात सबको पता है कि अगर इसराइल एक बार फिर से अटैक करता है तो ईरान की तरफ से भी रिटेलिएशन होगा ही। बल्कि वो तो लगातार धमकियाँ दे ही रहा है कि अगर एक बार फिर से इसराइल ने हमला करने की बेवकूफ़ी की तो इस बार जवाबी हमला पिछली बार से कई गुना ज़्यादा भयंकर होगा। तो अब ईरान और इसराइल के बीच बिगड़ते हुए इन हालात के बीच वो एक सवाल के जो आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आ ही रहा होगा, वो ये है कि आखिर इन दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। मतलब अगर खुदा न खास्ता इन दोनों के बीच डायरेक्ट जंग शुरू हो भी जाती है, जिसके ज़ाहिर हैं लगातार हालात बन भी रहे हैं, तो फिर इन दोनों में से कौन किस पर बाजी मारेगा और कौन उस जंग का विजेता बनेगा। तो चलिए अब हर लिहाज से, हर एक्सपेक्ट से इन दोनों की कमजोरी और ताकत को समझते हैं और फिर दोनों के बीच तुलना करते हुए एक नतीजे तक पहुंचते हैं। इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि साइंस के मामले में ईरान इसराइल से बहुत बड़ा है। सिर्फ साइज ही नहीं बल्कि नंबर भी ईरान को ही फेवर करते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ इसराइल की आबादी 90 लाख के करीब है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की आबादी 9.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। और यही वजह है कि ईरान की आर्मी इसराइल की आर्मी से तो कई गुना बड़ी है ही, साथ ही साथ वेस्ट एशिया की सबसे बड़ी आर्मी भी मानी जाती है, क्योंकि इसकी आर्मी में 5,80,000 के करीब तो एक्टिव ड्यूटी पर्सन हैं, जबकि इसके अलावा 2 लाख के करीब ट्रेन किए हुए रिजर्विस्ट भी मौजूद हैं। वहीं इसके मुकाबले में इसराइल के पास 1,70,000 के करीब तो एक्टिव फौज मौजूद है और साथ ही साथ 4,65,000 के करीब रिजर्विस्ट मौजूद हैं, जिन रिजर्विस्ट को जाहिर है गजा की जंग शुरू होने के बाद से ही फौज में वापस बुला लिया गया है। तो कुल मिलाकर एक्टिव फौज की तादाद में तो ईरान इसराइल से 3 गुना आगे खड़ा हुआ है। नेवी के मामले में भी इसराइल ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता है और इसके अलावा टैंक्स वगैरह की भी अगर तादाद यानी नंबर देखा जाए तो उसमें ईरान ही आगे है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है। ये तो सिर्फ मोटा मोटा डाटा है जो अंदर की हकीकत को हम लोगों को नहीं बता रहा है। और अंदर की हकीकत यह है कि इसराइल की जो सबसे बड़ी और सबसे मेन ताकत है वो ये है कि उसको सपोर्ट हासिल है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। बल्कि सपोर्ट तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है जो किसी दोस्त या अपने को दी जाती है, बल्कि इसराइल और अमेरिका का तो ये मामला है कि आप कह सकते हैं कि ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यानी इसराइल से जब भी किसी की जंग होती है तो वो जंग इनडायरेक्टली अमेरिका से ही हो रही होती है। अमेरिका की तरफ से हर साल उनके बजट में $3.8 बिलियन इसराइल को सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो अपनी मिलिट्री को और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। ये तो सालाना दी ही जाती है। इसके अलावा भी बीच बीच में इसराइल के लिए वहाँ की पार्लियामेंट की तरफ से बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान होता रहता है। बल्कि हद तो तब हो जाती है कि जब अमेरिका गवर्नमेंट बगैर किसी बिल पास किए या फिर बगैर ऑफिशियल कामकाज के ही इसराइल को लाखों अरबों की मदद भेजती है। मिसाल के तौर पर अभी गजा वॉर में ही कई बार देखा गया कि जब वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बिना किसी ऑफिशियल कामकाज के यानी लिखत पढ़त के पार्लियामेंट को बाईपास करते हुए डायरेक्ट इसराइल को मिलिट्री मदद भेजी। और बस अमेरिका और इसराइल का यही याराना ही पूरा गणित बदल कर रख देता है, क्योंकि इस हिसाब से ही अब अमेरिका के जितने भी एडवांस हथियार हैं वो इसराइल के भी हथियार हैं। अमेरिका की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इसराइल की भी टेक्नोलॉजी है। इवन जितने भी ऐसे खुफिया एजेंसी के एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर मिलिट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं जो सुपर पावर अमेरिका के लिए काम करते हैं, मगर जैसे ही इसराइल के ऊपर कोई छोटी सी भी मुसीबत आ जाती है वो फ़ौरन इसराइल के लिए भागे चले जाते हैं। यही वो फैक्टर है कि जो इसराइल और ईरान के बीच में या फिर इसराइल और बाकी मिडिल ईस्ट के
दूसरी आर्मीज़ के बीच में एक बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि ईरान के पास इस वक्त जो टैंक्स या फिर इस तरह के आर्मी से रिलेटेड दूसरे व्हीकल्स मौजूद हैं, वो नंबर में इजराइल से भले ही ज़्यादा होंगे लेकिन टेक्निकली काफ़ी पीछे होंगे, क्योंकि वो पुराने डिज़ाइन के होंगे और हो सकता है उनकी टेक्नोलॉजी भी पुरानी ही हो। मगर इजराइल के पास मौजूद ये सारी चीज़ें अमेरिका की एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस मानी जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ मामला नेवी यानी कि जल सेना में भी देखने को मिलता है कि जहां पर नंबर के मामले में ईरान की नेवी इजराइल से बड़ी है, लेकिन इजराइल की नेवी के पास न सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन ताकतों का एक्सेस हासिल है क्योंकि मेडिटेरियन सी में वो मौजूद है, बल्कि साथ ही साथ इजरायली नेवी के पास अमेरिका और यूरोप की एडवांस मिसाइल्स और वजल्स भी मौजूद हैं। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नेवी के मामले में तो ईरान के पास भी एक बड़ी ताकत यानी कि ऑयल ऑफ पर्शियन गल्फ मौजूद है, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर कभी भी ईरानियन नेवी ने पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशन से मिलाने वाले स्टेट ऑफ हार्मोस को ब्लॉक कर दिया तो चंद दिनों के अंदर ही दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की इकनॉमी ज़मीन पर गिर जाएगी। इसके बाद जब बारी आती है एयर पावर मतलब के वायुसेना की, तो नेवी और थल सेना से उलट यहाँ पर इजराइल का पल्ला ईरान के मुकाबले में भारी नज़र आता है, क्योंकि इजराइल के पास 612 के करीब फाइटर जेट्स मौजूद हैं जो ईरान के 551 से काफ़ी ज़्यादा हैं। और जाहिर है इजराइल के इन लड़ाकू विमानों में अमेरिका के F-15, F-16 और F-35 जैसे विमान शामिल हैं कि जो ईरान के लड़ाकू विमानों से काफ़ी एडवांस हैं। यही वजह है कि इजराइल की इस ताकतवर वायुसेना का तोड़ ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के ज़रिए से निकाला है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जितनी तेज़ी के साथ और जितनी होशियारी के साथ ईरान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में काम किया है, उससे वाकई पूरी दुनिया हैरान हुई है और वो पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइल्स के मामले में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। मिसाइल टेक्नोलॉजी के अलावा अब ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी माहिर हो चुका है और रसिया और यूक्रेन वॉर के बाद से तो उसके ड्रोन पूरी दुनिया में अपना लोहा भी मनवा चुके हैं। ईरान अपने ड्रोन को और स्पेशली उसका जो शाही ड्रोन है उसको अपना फ़ख्र कहता है, यानी कि प्राउड कहता है। इसे नाम दिया जाता है AK-47 ऑफ तेहरान। वजह यही है कि ना सिर्फ बहुत ज़्यादा सस्ता बनता है बल्कि भरपूर ख़तरनाक भी होता है। इसके अलावा जिस तरह से इजराइल की सबसे अहम ताकत उसका साथी अमेरिका है, बिल्कुल इसी तरीके से ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके वो प्रॉक्सीज ग्रुप हैं कि जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों में एक्टिव हैं। मिसाल के तौर पर लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला, यमन में मौजूद हुतीस, गाज़ा में मौजूद हमास और सीरिया और इराक में मौजूद बाकी छोटे बड़े ग्रुप। हिजबुल्ला के बारे में तो माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर नॉन स्टेट एक्टर है। वहीं दूसरी तरफ यमन के तो हुतीस हैं, उनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल तो हैं ही, मगर साथ ही साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत है वो रेड सी, जिसके ज़रिए से वो अमेरिका या फिर बाकी यूरोपियन ताकतों को ब्लैकमेल कर सकते हैं, जो कि गज़ा वॉर में काफ़ी हद तक देखने को भी मिला था। इसके अलावा जब भी ईरान और इजराइल के बीच जंग होगी तो उसमें अगर अमेरिका और यूरोपियन ताकतें इजराइल का खुलकर साथ देंगी, जो जाहिर है देंगी ही, तो ऐसी सूरत में दूसरी तरफ से भी नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया का एक ट्रायंगल बन जाएगा और स्पेशली रशिया ईरान को बैक करने के लिए आएगा, या ये कहिए कि उसको आना ही पड़ेगा। आखिर में इन दोनों ताकतों के बीच एक बड़ा फैक्टर परमाणु हथियारों को लेकर भी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भले ही इजराइल ने कभी भी खुद से परमाणु ताकत होने का इकरार नहीं किया है और ना ही कभी उसको डिनाई किया है, लेकिन उसके पास परमाणु हथियार है ज़रूर। वहीं दूसरी तरफ ईरान को लेकर भी पिछले कुछ सालों से लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि अगले कुछ हफ्तों में ईरान परमाणु ताकत बन जाएगा, अगले कुछ दिनों में बन जाएगा, अगले कुछ महीनों में बन जाएगा, लेकिन कभी भी
उसने इस बात का ऐलान नहीं किया कि वो फाइनली परमाणु ताकत बन चुका है। इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स यह दावा करते हैं कि अब इस बात में भी शक है कि वाकई ईरान परमाणु ताकत बनने के करीब पहुंच चुका है या फिर ऑलरेडी बन ही चुका है। बात अगर पावर इंडेक्स की कर लें, यानी कि उस लिस्ट की जो हमें हर साल दुनिया के सारे देशों की रैंकिंग दिखाती है कि कौन कितना ताकतवर है, तो उस लिस्ट में भी 2024 में ईरान जहां एक तरफ 14वें नंबर पर है तो वहीं इजराइल 17वें नंबर पर आता है। और एट द एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर कभी इन दोनों के बीच जंग हो तो ये चीज़ तो कम ही मैटर करेगी कि किसके पास फौज बड़ी है और किसके पास हथियार ज़्यादा हैं, बल्कि इजराइल की तरफ से मैटर यह ज़्यादा करेगा कि उसका सबसे पक्का दोस्त अमेरिका या फिर वेस्टर्न ताकतें उसको किस हद तक सपोर्ट करती हैं। वहीं ईरान की तरफ से उसके तेल का ख़जाना, उसका पर्शियन गल्फ पर एक्सेस, उसकी नेवी और साथ ही साथ उसके प्रॉक्सीज ज़्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि अपने तेल के ज़रिए से या फिर पर्शियन गल्फ के इलाके में बाकी जितने मुस्लिम देशों से भी तेल दुनिया भर में सप्लाई होता है, उसको ब्लॉक करके ईरान बड़ी आसानी के साथ ही अमेरिका या फिर बाकी वेस्टर्न ताकतों को झुका सकता है। ईरान और इजराइल दोनों के ही इतने सारे फैक्टर्स जानने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन किस पर भारी है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।